नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिता अरोरा आपके साथ आज जुड़ी हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए, जो कि है पेट की एलर्जी से रिलेटेड। अब आप मुझसे पूछेंगे कि पेट की एलर्जीज़ कैसी एलर्जीज़ होती हैं ये, या फिर कईयों ने तो सुना भी नहीं होगा कि पेट की एलर्जीज़ भी हो सकती हैं। बिल्कुल होती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा खान पान, जो भी हम अपनी डाइट में लेते हैं या हम जो अपनी डाइट में नहीं भी लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें एलर्जीज़ आ सकती हैं। सो क्या होती हैं डाइजेस्टिव एलर्जीज़ और किस तरीके से ये हमें ट्रबल करती हैं? आपने कई बार देखा भी होगा या आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स में आपने सुना होगा कि बच्चा जब दूध पीता है तो वो एकदम वॉमिट कर देता है, एकदम फटा सा दूध निकलता है। जब जब मदर जो है वो फीड करती है अपने बच्चे को, तब तब वो वॉमिट कर देता है। तो ये क्या होता है? कई बार हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, चाहे वो हम बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ चीज़ भी क्यों ना खा रहे हों, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता और इसी वजह से हमें वॉमिट हो जाती है या फिर किसी को पेट दर्द होता है। बहुत सिवियर केसेस में एनल ब्लीडिंग भी हो जाती है। ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जो आजकल बढ़ती चली जा रही है। आपने भी सुना होगा कि किसी को ग्लूटेन एलर्जी हो गई, किसी को मिल्क से एलर्जी हो गई, कोई स्वीट खाने से एलर्जिक हो रहा है, किसी को आर्टिफिशियल फ्लेवर से हो रही है। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये सारी प्रॉब्लम्स डाइजेस्टिव एलर्जीज हैं और ये एक बहुत ही लो इम्यूनिटी लेवल पे जाने पे हो जाती हैं। यानी कि जो चीज़ें हमारी सेहत को फ़ायदेमंद भी होती हैं, उन चीज़ों से भी हमारी जो बॉडी की एक्सेप्टेंस है वो नहीं हो पाती और वो किसी ना किसी फॉर्म में हमारी बॉडी से थ्रो होने लग जाती है। तो हम जो भी कुछ खा पी रहे हैं उसको हमें नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या खाया। मेरे पास इन 20 सालों में, क्योंकि मैं एलर्जी से ही डील करती हूँ, इन 20 सालों के एक्सपीरियंस में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरे पास रेस्पिरेटरी एलर्जीज, स्किन एलर्जीज और डाइजेस्टिव एलर्जीज के केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि हम जो चीज़ें भी खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को, हमारी इम्यूनिटी को जो है वो ख़राब कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूध पीते ही वॉमिटिंग हो जाना, दूध पीते ही पेट में दर्द हो जाना, दूध पीने के बाद स्किन पे एलर्जी हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं जब लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाता है कोई। ऐसे ही हमारी नॉर्मल डाइट, नॉर्थ इंडिया में खासकर रोटी हर कोई खाता है और आप सोचिए कि इसी व्हीट से जो ग्लूटेन होता है उससे एलर्जी होने लग जाती है बॉडी को। तो क्या हम रोटी खाना बंद कर दें? क्या हम अपनी डाइट से रोटी को बिल्कुल ज़ीरो कर दें? क्या ये सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम है हमको हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करना। और इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी? होम्योपैथिक मेडिसिन से। क्योंकि जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं अपनी डाइजेस्टिव एलर्जीज की प्रॉब्लम के लिए, तो आप अपने डॉक्टर को हर एक चीज़ डिटेल में बताते हैं। आप अपने माइंड से लेके आपका खाना पीना, सोना, पहनना, अपना सारा शेड्यूल जो है आप अपने डॉक्टर के साथ शेयर करते हैं। इसीलिए होम्योपैथिक केस टेकिंग जो है वो ज़्यादा टाइम लेती है रादर देन बाकी जितनी भी केस टेकिंग्स होती हैं उससे। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके ही शरीर को नहीं, आपके पेरेंट्स के भी शरीर को क्या क्या एलर्जी ट्रिगर करती है। क्योंकि होम्योपैथी में ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपके पेरेंट्स को, आपका जो जेनेटिक ट्री है, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं। इस जेनेटिक ट्री को अंडरस्टैंड करने के बाद हम आपको गाइड भी कर पा सकते हैं कि आपको किस किस चीज़ से एलर्जी हो सकती है और किस किस चीज़ से आपको बचना है। एलर्जीज आजकल बहुत कॉमन है, चाहे वो रेस्पिरेटरी एलर्जी हो, चाहे स्किन एलर्जी हो। लेकिन हम खाना खाना नहीं छोड़ सकते।
जंक फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलने लग गया है, फ्रोज़न फूड का, पैक्ड फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती। आप कभी भी कोई भी पैक्ड फूड खरीदते हैं, चाहे वो मिल्क हो या फिर कोई खाने की चीज़ हो, आप प्लीज़ उस पे शेल्फ लाइफ, उसकी बेस्ट बिफोर डेट, उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। हम लोग ये डेली बेसिस पे इग्नोर कर देते हैं। कई लोग जो हैं अपना राशन स्टोर करके रखते हैं 2-2 महीने का, लेकिन वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस प्रोडक्ट की, उस खाने की शेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद अगर आप वो चीज़ें खाते हैं तो नेचुरली आपको कहीं ना कहीं पेट में, स्किन पे या फिर रेस्पिरेटरी एलर्जीज ट्रिगर कर सकती हैं। डाइजेस्टिव एलर्जीज में सबसे कॉमन चीज़ जो आती है वो है पेट का दर्द। सबसे पहले पेट में मरोड़ आने शुरू हो जाते हैं, लूज स्टूल्स हो सकते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कईयों को स्टूल्स होते ही नहीं हैं, दिनों दिन नहीं होते। कई लोग मैदा, बेसन, डीप फ्राइड से इतने एलर्जिक होते हैं कि वो लोग नहीं समझ पाते कि हमें ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। तो आपको उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी चीज़ को खाने के बाद 2 घंटे, 3 घंटे या 1 दिन बाद भी आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपको वॉमिटिंग आ रही है, वॉमिटिंग में भी आप नोटिस करिए कि वॉमिटिंग में निकल क्या रहा है, उस वॉमिटिंग का कलर क्या है, ये आपको अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। शायद कोई और डॉक्टर आपसे ये पूछे ना पूछे, आपका होम्योपैथिक डॉक्टर ज़रूर पूछेगा। जब आप कोई भी चीज़ वॉमिट करते हैं, दैट मीन्स कि वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकल के आ रही है। तो उसका कलर, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कई बार देखा गया है कि ब्लड की भी वॉमिटिंग हो जाती है लोगों को। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि वो ब्लड भी जो आ रहा है, क्या वो फ्रेश ब्लड निकल के आ रहा है या फिर वो क्लॉटेड ब्लड है। प्लीज़ कभी भी वॉमिटिंग करने के लिए ज़्यादा ज़ोर मत लगाइए। कई लोगों को मैंने देखा है कि फिंगर डाल डाल के इंड्यूस करते हैं वॉमिटिंग को, वो बहुत गलत है। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ इंड्यूस करते हैं फोर्सफुली, तो वो आपके गले में जो कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं छोटी छोटी, और जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक जा रही है ब्लड सप्लाई, उसको भी अफेक्ट कर सकता है। वो जो प्रेशर पड़ता है एकदम से वॉमिटिंग आने का, तो उसकी वजह से वो कैपिलरीज छोटी छोटी जो हैं वो बर्स्ट हो सकती हैं और उसी का ब्लड आप वॉमिट कर सकते हैं, जो कि शायद आपको लगेगा कि ये वॉमिटिंग में ब्लड क्यों आ रहा है। तो फोर्सफुल वॉमिटिंग नहीं करनी। अपने आप नेचुरल तरीके से जो आपको वॉमिट आएगी, आप वो वॉमिट करते हैं तो उसके बाद ही ऑब्जर्व करें। आपके स्टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने स्टूल्स को वॉच करना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों को शर्म आती है कि हम अपने स्टूल्स को कैसे देखें, लेकिन ये आपकी बॉडी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो चीज़ आप रफेज की फॉर्म में निकाल रहे हैं अपनी बॉडी से, वो ठीक है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके स्टूल्स बहुत ही लिक्विडी हैं, पेस्टी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस जा रहा है, आपको पेन है एनल रीजन पे, आपको स्टूल्स करते वक्त बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको स्टूल्स आने में दिक्कत हो रही है, आपको लगता है कि आपका एनल रीजन जो है उसके थ्रू आपके स्टूल्स पास नहीं हो पा रहे, ये सब चीज़ें आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करिए। क्योंकि तभी आपके डॉक्टर जो हैं आपको एक प्रॉपर नॉर्मल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। और जो भी आपके डॉक्टर आपसे माइंड से रिलेटेड क्वेरीज करते हैं, आपके स्ट्रेस, आपकी स्लीप, आपके इमोशनल ब्रेकडाउन्स, उसके बारे में भी अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। क्योंकि स्ट्रेस माइट ऑल्सो लीड टू योर डाइजेस्टिव एलिमेंट्स। मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट्स में देखा है कि जब वो ट्रैवल करके आते हैं, बाहर घूम फिर के आते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती है। ब्लोटिंग होना, गैसेस होना, एसिडिटी होना आजकल बहुत कॉमन है। क्योंकि देखिए, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं उसमें बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं कि जो आप इनहेल भी करते हैं। तो जो ये मिक्स्ड बैग ऑफ गैसेस जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे इंटेस्टाइन्स को ब्लोटिंग हो सकती है।
हमारा पेट फूल सकता है। और जिन चीज़ों को हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, उसमें ऐसे कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हो सकते हैं, ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा पेट फूल जाता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो सकती है, गैसेस हो सकती हैं। और गैसेस का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी गैसेस रिलीज नहीं होती और वो कलेक्ट होती हैं तो वो आपकी गैसेस जो हैं आपके सर तक ऊपर चढ़ के हेडेक भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम विच वी कैन डिस्कस इन डिटेल इन अनदर सेशन। सो जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने क्या खाया है। अब मैंने बहुत बार ऐसा पेशेंट्स में देखा है जो नॉर्थ इंडियंस हैं, वो जब साउथ की तरफ ट्रैवल करते हैं या फिर अगर वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो तब वो ऐसा फूड वहाँ पे कंज्यूम करते हैं और करना भी पड़ जाता है कई बार, कि जिसकी वजह से उनको स्टमक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एनल ब्लीडिंग तो बहुत लोगों को कॉमनली होने लगी है आजकल। उसका कारण ही यही है दोस्तों कि कुछ फूड आइटम्स हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती और हम लोग नहीं जान पा सकते कि भाई हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है या फिर किस वजह से हमारी जो स्टमक है वो इतनी ज़्यादा डिरेंज हो रही है। जब आपका स्टमक ही ठीक नहीं रहेगा, जब आप जो खा पी रहे हैं, आप अगर हेल्दी फूड ईटिंग हैबिट्स में भी हैं, तो भी आपके शरीर को वो खाना नहीं लगेगा, उसका न्यूट्रिशन आप सबको नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे तब? इतना अच्छा खाने के बावजूद भी आपका शरीर वैसे का वैसे ही है, ना आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही, ना आपका वेट इंप्रूव हो रहा। मोर एंड मोर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो सफ़र करती है। जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हैं, जिन बच्चों को पढ़ाई बहुत करनी है, उनका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है जो वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। सो डाइजेस्टिव एलर्जीज को आप बहुत नॉर्मल लेके मत चलिए कि हाँ ठीक है, हम वो चीज़ नहीं खाएंगे तो हमारी डाइजेस्टिव एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों, बिकॉज उस प्रॉब्लम का आपके स्टमक पे कहीं ना कहीं आफ्टर इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन आपकी ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है वो भी आपकी हैम्पर हो जाएगी। आपका माइंड, आपकी स्लीप, आपका नेचर, सब चीज़ों में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करिए फ्रेंड्स कि आप अपने बॉडी को समझें, अपनी बॉडी की लैंग्वेज को समझें, वो जो आपको इशारा दे रही है उसको समझें और अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लेके अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करिए। मैं बार बार अपने हर सेशन में इम्यूनिटी के बारे में बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत घट गई है। कोविड के बाद से तो लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत डिरेंज हो गया है। मेरे पास तो इतने पेशेंट्स ये कंप्लेंट लेके आते हैं, इवन विद मतलब पोस्ट वैक्सीनेशन, सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन के बाद भी उनको बहुत हेल्थ इश्यूज ट्रबल कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे। तो ये जितनी भी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस होती हैं, वैक्सीनेशंस होती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पे जाके साइड इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं। अगर आपको कोई भी हेल्थ एलिमेंट है, आप उसके लिए किसी डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं और आप किसी स्टेरॉइड्स पे हैं, आप किसी ऐसी मेडिसिन पे हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। आपने भी फ्रेंड्स ये चीज़ नोटिस की होगी कि जनरली जब कोई भी डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसके साथ एक और एडिशनल मेडिसिन ऐसी ज़रूर देते हैं जिससे कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ना हो। आपको अपने डॉक्टर से ये सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा क्या करें जिसकी वजह से, डाइट में ऐसा क्या लें जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको ना आए। क्योंकि किसी हेल्थ एलिमेंट को सुधारने की बजाय आप तो अपने लिए एक और हेल्थ प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। अगर आपको एसिडिटी, गैसेस की प्रॉब्लम नहीं है, आपको अल्सर्स की प्रॉब्लम नहीं है, उन मेडिकेशंस को लेने के बाद आपको स्टमक अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं, आपको एनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है,
तो आप क्या करेंगे? तो आप तो एक चक्रव्यूह में ही फंस जाएंगे कि मैंने इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन के लिए अपने डॉक्टर के पास गया, फिर ये प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम के लिए फिर दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया, फिर उस प्रॉब्लम के लिए चौथे डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो इससे बेटर ये है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करिए, उनसे बात करिए, क्योंकि होम्योपैथी में आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है कुछ ही मेडिसिन्स में, और हमें आपको कोई एडिशनल ऐसी मेडिसिन नहीं देनी पड़ती जिससे कि आपके किसी दूसरे सिस्टम में डिरेंजमेंट हो रही है या फिर उस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट आ रहा है दूसरा। होम्योपैथी सबसे सेफ मेडिसिन है, इसमें कोई स्टेरॉइड्स यूज नहीं होते, एक जेंटल ट्रीटमेंट है, आपकी स्टमक की लाइनिंग के लिए अच्छा है, आपके थ्रोट के लिए, आपके माउथ के लिए, अल्सर्स नहीं पैदा करता, कुछ नहीं करता। सो ट्रस्ट करिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। टाइम लगेगा, पेशेंस रख के अपना ट्रीटमेंट करवाइए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराइए, एंड आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट ही गाइड करेंगे। जो वो आपको ट्रीटमेंट का कोर्स बताते हैं कि अगर ये ट्रीटमेंट 6 महीने चलेगा तो वो 6 महीने साल भर लग के करिए ट्रीटमेंट, तभी जाके आपको लॉन्ग टर्म पे फ़ायदा होगा। 10-10 दिन स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स स्टेरॉइड्स लेके आप सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम को डिरेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। जहाँ पे एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, जहाँ पे स्टेरॉइड्स की भी ज़रूरत है, वो ज़रूर लें, बट नॉट ऑन अ लॉन्गर टर्म। जितने भी ये स्टेरॉइडल मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स या जो कुछ भी आपके डॉक्टर्स आपको समझाते हैं, बताते हैं, उसको उतनी ही ड्यूरेशन तक रखिए। अपने आप से अपने डॉक्टर मत बनिए। जो दूसरा आपका दोस्त है या फिर आपके कोई परिवार वाले हैं, वो भी डॉक्टर्स अगर नहीं हैं तो उनकी सलाह लेके मान ना लें कि भाई हाँ मुझे ऐसे ही करना है। हमारी बॉडी, हमारी एलिमेंट्स मेडिसिन से अगर ठीक होंगी तो एक प्रॉपर उसका कोर्स करना ज़रूरी है। सो आई होप फ्रेंड्स के मैंने आज आपको डाइजेस्टिव एलिमेंट्स पे, डाइजेस्टिव एलर्जीज़ पे जो ये छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, जो कि कभी बहुत बड़ी बन सकती हैं बाद में, उनको आप ज़रूर फॉलो करेंगे। आप अपना ध्यान रखेंगे, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखेंगे और अच्छी बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट लेंगे, पानी अच्छी क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे, कभी भी अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन में नहीं लेके जाएंगे। आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ 70% ऑफ वाटर, तो वाटर लेना बहुत ज़रूरी है। वाटर मीन्स वाटर। वाटर की जगह आप चाय नहीं पी सकते, कॉफ़ी नहीं पी सकते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते। पानी को चाहिए पानी ही। सो ये मत सोचिए कि मैंने इतना लिक्विड कंज्यूम कर लिया तो आज मेरा पानी का कोटा पूरा हो गया। अपने वेट के अकॉर्डिंग आपको पानी कंज्यूम करना ज़रूरी है। बहुत ओवर कंज्यूम भी मत करिए और आप बहुत कम भी मत लीजिए। अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आपको हमारी किसी कंसल्टेशन की हेल्प की ज़रूरत है, अपने लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे अपॉइंटमेंट लेके हमसे शेयर कर सकते हैं अपनी डिटेल्स। आप हमसे मिल सकते हैं। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, अपने घर पे भी मेडिसिन डिलीवर करा सकते हैं। सो वी हैव ऑल ऑप्शंस फॉर यू। कोविड धीरे धीरे फिर से बढ़ता जा रहा है फ्रेंड्स, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने घर पे रहें, सेफ रहें, बाहर का खाना पीना कम करें, लिकर ज़्यादा ना लें, बिकॉज excess consumption of alcohol is not good for your health. Whatever you take in moderation. Thank you so much for watching, friends. Thank you.